हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को राजेश स्टडी में। आज हम लोग ऑब्जेक्टिव के सीरीज में आगे बढ़ाते हैं, जो कि सामाजिक विज्ञान में इतिहास का चल रहा है। फर्स्ट चैप्टर यूरोप में राष्ट्रवाद का। इसमें हम लोगों ने शॉर्ट थ्योरी के साथ 8 नंबर ऑब्जेक्टिव तक किए थे पिछले वीडियो में। आज हम लोग इसे आगे कंटिन्यू करते हैं, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है और आपका बहुत ही मार्किंग स्कोरिंग ये हो सकता है ऑब्जेक्टिव, क्योंकि ऑब्जेक्टिव का यदि आप 50 में 50 बना के आए तो आपको पूरा पूरा नंबर मिलेगा और आपको पूरा नंबर दिलाने का गारंटी मेरी है। सिर्फ आप मेरे साथ एग्ज़ाम तक जुड़े रहिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन का सेटअप किए हैं कि आपको बोर्ड एग्ज़ाम में आएगा ही आएगा, और सब टॉपिक वाइज है। तो आपको मॉडल सेट भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यह मॉडल सेट ही है। समझिए एक तरह से हम मेरी टीम ने तैयार किया था, और इसे पिछले 2 साल से यह बुक मतलब पूरे मार्केट में चल भी रहा है। तो बहुत ही अच्छा इसका रिव्यू भी है। तो आप यदि लेना चाहते हैं तो कांटेक्ट कर सकते हैं हमसे। तो चलिए हम आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से देखते हैं। इससे पहले हम लोग शॉर्ट थ्योरी भी देखे थे, जो कि मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। बहुत कम में सिमटा दिए हैं उसको, जो टू द पॉइंट ऑब्जेक्टिव के लिए उसी को हमने उसमें लिखे हैं। तो चलिए हम लोग आगे 9 क्वेश्चन नंबर से कंटिन्यू करते हैं। देखते हैं मेरा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन 9 कह रहा है कि जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। मेरा फर्स्ट ऑप्शन है कि लुई 18वां, नेपोलियन बोनापार्ट, बिस्मार्क और नेपोलियन। तो जर्मनी राइन राज्य का जो निर्माण किया था वह किसने किया था? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था, जो 2016 में पूछा भी गया है। और जो जिस ईस्वी में पूछा गया उसका मेंशन भी किया गया है, ताकि आपको मतलब माइंड में रखना है कि किस ढंग से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और यह इस साल पूछे गए तो किस मतलब कितने अंतराल में पूछे जा सकते हैं, या आप उसको अनुमानित कर सकते हैं। और बिहार बोर्ड हो चाहे कोई भी बोर्ड हो, पूछा हुआ क्वेश्चन मतलब बहुत ज़्यादा रिपीटेड करते हैं। तो चलिए 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। 19 में भी पूछा गया है, 20 में भी पूछा गया, उससे पहले भी कई बार पूछा जा चुका है, और बहुत ही छोटा क्वेश्चन है, बहुत ही इजी क्वेश्चन। ये हमने शॉर्ट थ्योरी में भी देखे थे। क्वेश्चन है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? किस ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी? तो फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 ईस्वी में हुआ था। हमने इसमें देखे भी थे कि 10 में 1871 ईस्वी को फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, जिसके बाद जर्मनी राइन का उदय हुआ था। इसीलिए बोले थे कि आपके लिए मतलब शॉर्ट थ्योरी बहुत ही यूजफुल होने वाले हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन हंगरी की राजधानी है? हंगरी की राजधानी कौन है? यह एनसीईआरटी का फिल इन द ब्लैंक्स में है। तो इसको इस तरह से क्वेश्चन में फ्रेम किए जा सकते हैं कि हंगरी की राजधानी क्या है। तो हंगरी की राजधानी क्या है? बूडापेस्ट है। हंगरी की राजधानी बूडापेस्ट होते हैं। इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। हंगरी की अधिकांश जनता कौन सी भाषा बोलती है? तो इसका जो सबसे ज़्यादा इसमें हंगरी में जो भाषा बोली जाती है वो कौन सी है? मैग मैग्यार है। मैग्यार भाषा वहाँ पे सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषा है। तो इससे मतलब शॉर्ट थ्योरी में ऐसे ही सेटअप किया है कि हंगरी में अधिकांश जनता म्यांमार भाषा बोलती है, जो कि उसकी राजधानी कहाँ पड़ती है? बुदापेस्ट पड़ती है। इस तरह हमने उसका सेटअप भी किया है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन कौन हो जाएगा? 12 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। यदि आप कोई लेना चाहते हैं इसका पीडीएफ या बुक, तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। उसमें आपको मतलब हर एक सब्जेक्ट का मिल जाएगा, और उसमें मतलब आंसर भी मिल जाएगा, और उसके बाद हम एक्सप्लेन करके आपको हम मतलब यूट्यूब आ ही देंगे, ताकि आपको इससे ज़्यादा बेनिफिट होगा कि आपको नोट्स भी नहीं करना पड़ेगा, और सब कुछ आपको मतलब हम जितन कुछ नहीं भी करा पाएंगे तो वो भी आपको मिल जाएंगे नोट्स। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं क्या कर रहा है। सन 1870 ईस्वी में फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? मतलब 1870 ईस्वी में जो फ्रांस और पर्सा के बीच युद्ध हुआ था वह कौन सी जगह पे हुआ था, कहाँ हुआ था, वो पूछा जा रहा था। वह कहाँ पे हुआ था? कंबोडिया में हुआ था। तो ऐसे 3 जगह थे, वियतनाम, कंबोडिया और लाओस। कंबोडिया पर पहले किसका शासन हुआ करता था? भारत का ही रहता था। इस पे किसका? चीन का रहता था। यह थर्ड अध्याय में हिंद चीन में देखेंगे, हिंद चीन लाओस में देखेंगे उसको।
इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं क्या कह रहा है कि काउंट काबूल को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था। मतलब वहाँ पे शासन जब होने लगा तो उस पर मतलब काउंट काबूल को किस पद पर दिया गया था, सेनापति या प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति या फ्रांस के राजदूत। तो काउंट काबूल को विक्टर एमेनुअल ने किस पे बताया था, प्रधानमंत्री पद पे उसको बैठाया था, यानी कि प्रधानमंत्री पद पे वह नियुक्त हुए थे। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं क्या कह रहा है। इटली के एकीकरण का तलवार किसे कहा जाता है। यह हम थ्योरी में बता चुके थे कि मेजनी को क्या कहा जाता था, मसीहा कहा जाता था इटली के एकीकरण में। और तलवार किसको कहा गया है, गैरिबोल्डी को। और काबूल क्या थे, अच्छे राजनीतिक थे। ये तीनों का मतलब क्या था वहाँ पर इटली के एकीकरण में अहम योगदान थे। तो इटली के एकीकरण में तलवार किसको कहा जाता है, गैरिबोल्डी का। और ये पूछा जाए कि इटली के एकीकरण में मसीहा किसको बोला जाता है, तो किसको, मेजनी को। तो जैसे जैसे क्वेश्चन आपसे फ्रेम किए जाएंगे, जैसे पूछे जा सकते हैं, हम सारे टाइप्स आपको हम बताएंगे, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने वाला है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं हम लोग कि इटली जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं। जैसे अभी पूछा जाए कि भारत और जापान या चीन कहेगा ये कौन से महादेश में आता है, किस में आता है, एशिया महादेश में। उसी तरह इटली और जर्मनी को पूछ रहा है कि इटली जर्मनी वर्तमान में किस महादेश में आते थे। पहले तो महादेश नहीं हुआ करते थे, उतनी मतलब सर्च नहीं हुआ था, लेकिन अब वर्तमान समय में देखा जाए तो किस में है, यूरोप महादेश के अंतर्गत ये सब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। हमसे ये पूछ रहा है कि किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हुआ था। तो पारसा और डेनमार्क युद्ध के बाद क्या हुआ था, जर्मनी का एकीकरण हुआ था, जो कि 2018 में पूछा भी गया है। उसके बाद है कि 18 नंबर क्वेश्चन कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। डायट से, लाल सेना से, कार्बोनरी से या फिलिक हेटारिया से। तो इसमें जो मेजनी का संबंध है वो किससे था, कार्बोनरी से था। ये लाल सेना का संगठन ट्रॉस्टी ने किया था, वो आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। मेजनी का संबंध किससे था, कार्बोनरी से था। उसके बाद ये है, ये क्वेश्चन मेरे लिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा भी गया है कि रक्त लॉ बहुत बार पूछा गया, इसलिए इसमें मेंशन नहीं किया है इसमें। रक्त लॉ नीति का अवलंबन किसने किया था। तो देखते हैं मेरा ऑप्शन क्या है, क्या क्या है, मेजनी, हिटलर, बिस्मार्क और विलियम। तो रक्त लॉ नीति का अवलंबन किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। रक्त लॉ नीति का अवलंबन मतलब वो मार काट पे विश्वास करते थे। जैसे भारत की आज़ादी में क्या थे, एक गर्म दल थे, एक नरम दल थे। गांधी जी सब क्या चाहते थे, शांतिपूर्ण तरीके से हम अंग्रेजों को भगा दे। वही भगत सिंह सब क्या, चंद्रशेखर आजाद सब क्या चाहते थे, मार पीट कर काट मार के उसको भगा दे। उसी तरह ये बिस्मार्क क्या करते थे कि जर्मनी के एकीकरण में हुआ मतलब किस नीति का अवलंबन करते थे, किस नीति पे चलते थे, यानी कि रक्त लॉ नीति के मारपीट के तरीके से वह वहाँ पे एकीकरण करना चाहते थे। उसके बाद मेरा लास्ट क्वेश्चन है कि 1829 ईस्वी में 1829 ईस्वी के एड्रियानोपल की संधि किस देश के साथ हुई थी। तो एड्रियानोपल की संधि जो 1829 में हुई थी वह किसके साथ हुई थी, तुर्की के साथ हुई थी। तो इस चैप्टर में इतना ही ऑब्जेक्टिव है, मतलब इतना ही मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इससे ज़्यादा आपसे नहीं पूछा जाएगा। इससे यदि हाँ सेकेंड चैप्टर से ज़्यादा पूछे जाते हैं तो उसका हमने बहुत क्वेश्चन दिया है। उसके बाद मैंने राष्ट्रवाद में भी उससे चौथा चैप्टर है भारत में राष्ट्रवाद, तो उससे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो उसमें भी ज़्यादा जिस टॉपिक से जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा उससे हम उतना ही बताएंगे। और ये नहीं कि इससे पूछे ही नहीं जा रहा है, हम बहुत ज़्यादा उसमें क्वेश्चन कराए जा रहे हैं, आपको पता चलेगा एग्जाम में मिला ही नहीं। तो हम ऐसे नहीं करेंगे, आपको अच्छे तरीके से बताएंगे ताकि आप अच्छे नंबर भी लाना बहुत ज़रूरी है। नॉलेज के साथ साथ आपको नंबर भी दिलाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि 10th
ऐसा स्टेज होता है कि आपके लिए फर्स्ट टाइम होता है कि कोई मतलब अच्छी एग्ज़ाम दे रहे हैं, और वो एग्ज़ाम का एक्सपेक्टेशन आपके पूरे फैमिली ही ने पूरे समाज को रहता है। सब पूछेगा आपसे कि कितना नंबर आया, मतलब समाज के लोग भी आपके मम्मी पापा से भी पूछेंगे कि आपके बेटा बेटी को कितना नंबर आया। तो ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। इंटर के बाद भले ही नहीं कोई पूछता है, लेकिन 10वां 10th में सबका नज़र उस पर टिकी हुई रहती है। यदि कम नंबर आएगा तो बोलेगा हाँ इसका बेटा बेटी सिर्फ जाता आता था, पढ़ता उड़ता नहीं है। वही अच्छे नंबर आएंगे तो यदि जो जल रहे होंगे आपसे या कुछ अफवाहें फैला रहे होंगे तो वो भी कहेगा नहीं लड़का पढ़ता था या लड़की अच्छी से पढ़ रही थी। तो आपके पास मात्र 3 महीना बचा हुआ है, अच्छे से कवर करिए, आप अपना 100% दीजिए, रिजल्ट आपका ज़रूर होगा, अच्छे रिजल्ट होगा, अच्छे मार्क आपका होने वाला है। और मेरे साथ आप जुड़े रहिए। यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले, ज़्यादा व्यू आए तो हमें भी अच्छा लगता है और पढ़ाने में भी मज़ा आता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।